नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक बहुत पुरानी कहानी पहले मैं बताना चाहता हूँ, या शायद नई कहानी हो, शायद पहले हो चुकी हो, या शायद आपकी लाइफ में हो रही हो, या सुनने के बाद हो सके। एक आदमी था, वो एक साधु के यहाँ गया, एक आश्रम में गया और उसने कहा मुझे सन्यासी बनना है, मुझे तपस्या करनी है। मुझे लगता है दोनों लोग बहुत समझदार रहे होंगे, जो गुरु था वो भी और जो शिष्य बनना चाहता था, सन्यासी बनना चाहता था वो भी। समझदार क्यों, मैं अभी बताऊंगा। तो गुरु ने उससे पूछा, तुम सचमुच में सन्यासी बनना चाहते हो, त्याग करना चाहते हो सब कुछ, या खाली इसका दिखावा करना चाहते हो? मुझे लगता है गुरु ने इस तरह के सवाल इकट्ठे कर रखे होंगे चेक करने के लिए लोगों की इंटेंशन को। क्योंकि मैं भी देखता हूँ बहुत से लोग जब बातचीत करना चाहते हैं। आज ही इनफैक्ट एक सज्जन ने फ़ोन किया था, मेरे ख्याल से अपनी उम्र बता रहे थे 60-65 साल, और बोलते हैं पहले आप मुझे सेटिस्फाई करिए तब मैं आपको अपना गुरु मानूं। मैंने कहा मैं यहाँ पर आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, और ये कोर्सेज किसी को हम बेचने के लिए नहीं बैठे हैं। ये हमारी अपनी खुद की क्लैरिटी है, और अगर इससे आपको कोई हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। बोलते हैं नहीं, मैं तो आपको तभी अपना गुरु मानूंगा जब आप मुझे कन्विंस कर देंगे कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने उनको प्रणाम किया। खैर, तो ये आदमी, इसने, गुरु ने कहा क्या तुम साधु बनना चाहते हो या दिखावा करना चाहते हो? तो उसने कहा क्या, सोचा होगा पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं था, ये लाइट थी, रोशनी थी, ताकि वो चेक कर सके। मुझे लगता है वापस चला गया होगा, शायद बाद में फिर आया होगा। हम लोग जब शुरुआत में स्पिरिचुअलिटी को खोजते हैं तो ऐसे ही बाहर बाहर से दिखावा करना चाहते हैं, बाद में मैच्योर हो जाते हैं, बाद में फिर आया होगा। फिर उसने कहा मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए, मैं अंदर से सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारे लिए एक काम है। उनके आश्रम था और उसमें चावल कूटने का, बेसिकली किचन का एक काम था, जो कि बहुत रोट काम था, रूटीन रजरी का काम, शायद झाड़ू लगाने का काम, पोछे का, बर्तन मांजने का, बस यही काम। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कही होगी गुरु ने, आज के बाद तो मेरे पास आना मत, अगर तुम सचमुच में सन्यासी बनना चाहते हो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आऊँगा। और मुझे लगता है ये डिमांड केवल गुरु की शिष्य से नहीं थी, ये आपके गुरु की, आपके अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट की आपसे भी है, कि आप उनके पास जाइएगा मत, ज़रूरत होगी तो आपके पास आएगी। क्या मतलब है जाइएगा मत? हम लोग क्या करते हैं पता है, उसको मैं दिमागी खुजली बोलता हूँ। आपने कुछ वीडियोस देखे और क्वेश्चंस इकट्ठा कर लिए, उसके बाद वो क्वेश्चंस लेकर जाते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, अपने समझदार मानते हैं, उनके साथ एक गेम होता है आपका। जैसे टेबल टेनिस में गेम्स होते हैं और सामने वाले को हराने के लिए स्मैशेस होते हैं, कि एक शॉट मारा, सामने वाला हार गया। ऐसे ही हम अपने क्वेश्चंस को समझना, उसके आंसर्स को खोजना कम चाहते हैं, हम सामने वाले को ज़्यादा चेक करना चाहते हैं। जबकि मुझे लगता है कि जो भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, जेन्युइन सीकर्स हैं, वो दोनों लोग, टीचर्स और सीकर्स दोनों लोग मिल करके एक्सप्लोर करते हैं। इसलिए तो कृष्णा जी जब भी बातें किया करते थे, बोलते थे मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, हम लोग मिल करके इस सवाल के अंदर जा रहे हैं। जैसे कोई हाथ पकड़ के गुफा में जाए, कोई आदमी पहले से गुफा में जा चुका हो, बाहर आया, उसके बाद फिर से जाए किसी नए आदमी को लेकर, तो खतरा कम थोड़ी हो जाता है, थोड़ा कम होता है। आपको पता है गुफा आगे कहाँ से मुड़ेगी, लेकिन गुफा अंधेरी होती है। हर बार जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं तो आप एक अंधेरी गुफा में जाते हैं, आपको बहुत सतर्क होना होता है, ध्यान पूर्वक देखना होता है। ऑब्वियसली मन के अंदर की बात चल रही है। तो खैर, कई साल बीत गए, 10 साल, 12 साल, कई साल बीत गए। गुरुजी बूढ़े हो गए। अब टाइम आया अगली जनरेशन का,
कि अब इस आश्रम का कौन हेड बनेगा। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जो इंसान अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे जेन्युइनली आगे बढ़ पा रहा है उसके पास टाइम नहीं होता। या तो अपने ज़रूरी काम करता है या तो वो अपने अंदर जाता है। इसको मैं मेडिटेशन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अंदर जाता है, अपने अंदर जाता है। तो उस आश्रम में सभी स्पिरिचुअल लोग थे, लेकिन ज़्यादातर सब पढ़ने आते थे वहाँ। उनके पास स्क्रिप्चर्स थे, बुक्स थी, वो आपस में डिस्कशन किया करते थे। और ये आदमी उसमें से स्पेशल था। मेरे हिसाब से और भी रहे होंगे, अलग अलग लेवल पे होंगे। तो गुरु ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तो जो आदमी सबसे समझदार होगा आप सब में से, उसी को मैं अपनी चाहता हूँ कि आश्रम दे दूँ, वो संभाले, दूसरों को गाइड करे। लेकिन एक चीज़ मैं चाहता हूँ, आप लोग एक कागज़ पे लिख करके मुझे दीजिए, जो भी सबसे इंटेलिजेंट चीज़ जो आप समझे हैं वो शेयर करिए। अब इसमें एक बात मुझे कहनी है। अभी रिसेंटली मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पास ढेर सारे आइडियाज़ हैं मेडिटेशन को लेकर, थॉट्स को लेकर, लाइफ को लेकर। वो पूछ रही थी, मैम तो मैं जानना चाहती हूँ क्या मैं पढ़ाऊँ। फिर मैंने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने ज़रूगा पढ़ाना शुरू किया, ओशो को पढ़ने के बाद नहीं, कृष्णमूर्ति को भी पढ़ने के बाद नहीं, ज़ेनोगा भी पढ़ने के बाद नहीं। खट करके जब अंदर से लाइट आई, अपनी प्रॉब्लम्स इवैपोरेट होना शुरू हो गई, ख़त्म होना शुरू हो गई, हल्कापन हुआ। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के नदी में, गंदी गाढ़ी नदी में डूब रहा था मैं। और ये जो कुछ मैंने सीखा ज़ेनोगा से, उसकी वजह से मैं बाहर निकलने लगा। मेरी डुबान, जो मेरा गिरना था, वो ख़त्म हो गया। और फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर मैंने जाकर के स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन मुझे कभी नहीं याद है कि मैं किसी से जाके पूछूं कि क्या मैं अपने आइडियाज़ किसी को शेयर करूं। ये तब होता है जब आप अंदर से क्लियर नहीं होते हैं, आपके पास अभी भी डाउट्स हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें थियरी की मात्रा ज़्यादा है और अभी भी वो माइंड की क्लैरिटी नहीं बन पाया है। तो हर कोई स्पिरिचुअल प्लेस, एक स्पिरिचुअल आश्रम इसलिए बनाता है ताकि आदमी ऐसी चीज़ें सिखा सके जो प्रैक्टिकली हमने जिया है। तो गुरु ने भी यही कहा, अगर तुम्हारे पास अपनी एक्सपीरियंस में से कुछ निकला है तो वो लिख करके मुझे सबमिट करो और मैं इवैल्यूएट करूँगा। जो सबसे ज़्यादा समझदार होगा उसको मैं ये आश्रम का मालिक बना दूंगा, गुरु बना दूंगा। तो जितने भी लोग थे उन सब ने मिलकर के शिष्यों में से एक शिष्य को लगा कि यार मैं जानता हूँ, और उसने कागज़ पर लिख करके लिख दिया कि मन एक शीशे के समान होता है और उस पर धूल जमा हो जाती है, और उसको साफ करना यही स्पिरिचुअलिटी है, यही इस आश्रम का काम है। गुरुजी ने अगले दिन देखा, अच्छा तो लिखा था लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत कम थी। गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया। वो शिष्य भी भाग गया था, वो डर गया था, क्योंकि उसको पता था ये उसने जो कुछ पढ़ा है उसमें से लिखा है। किसी को बोल के गया था, अगर गुरुजी मेरे इस लिखे हुए की तारीफ़ करें तब मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। नहीं तो मुझे लगता नहीं कि इस आश्रम में रहने से मेरा कोई फ़ायदा है, और ना ही तो तुम लोगों का मेरी वजह से कोई फ़ायदा होने वाला है। अक्सर लोग, बहुत से लोग छोड़ के जाते हैं, पता है आपको, आश्रम से। मेरी पहचान में एक सज्जन थे, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में कई साल तक थे, बाद में वो बुद्धिस्ट मॉन्क बने। मैं उनसे मिलने गया था, बाद में उन्होंने मॉन्कहुड भी छोड़ी, किसी और कल्ट में गए। मैं खुद भक्त भोगी भूँ, मैंने कितने आश्रम ज्वाइन किए और छोड़े। जब तक क्लैरिटी नहीं आए तब तक पकड़ना छोड़ना चलता रहता है। खैर, ये बात पहुंची उसके पास, वो जो किचन में काम करता था, वो 15 साल 12 साल पुराना वाला शिष्य। उसने देखा गुरुजी सचमुच में जानना चाहते हैं कोई टीचिंग, ताकि उनके जाने के बाद ये टीचिंग्स जिंदा रह सके। कृष्णमूर्ति बहुत इसके बारे में
सीरियस थे कि जब वो जा रहे थे कि उनकी टीचिंग्स की प्योरिटी को कैसे मेंटेन कर सकें। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ कीमती चीज़ एक्सपीरियंस की थी और चाहते थे वो ज़िंदा रहे, और थैंकफुली वो ज़िंदा है। तो उसने जाकर के एक कागज़ पे लिखा कि ना कोई शीशा है ना कोई धूल है, मतलब ना कोई मन है ना कोई विचार है। ये नया था। अगर इसको आप सुन लें और आप लिखें या आप सोचें तो ये पुराना हो जाएगा, लेकिन उस आदमी के लिए नया था। लेकिन मुझे लगता है उसकी स्पिरिचुअल जर्नी की चरम तभी शुरू हो गया था जब वो गुरु के पास पहली बार आया और उसने कहा मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइन संन्यास चाहिए। इसी को कहते हैं फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। इसकी पहले स्टेप में ही बहुत डीप क्लैरिटी होती है, उसके आगे की स्टेप्स सब अपने आप चलती हैं। क्योंकि कोई आदमी 12 साल 15 साल तक किसी काम को करते रहे बिना ये सोचे कि इस काम को करने से क्या फल मिलेगा, लोग मेरे लिए खुश होंगे या नहीं होंगे, क्या मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई साल तक अगर आप कहीं रहते हैं तो आपके मन में नेचुरल चीज़ें आती हैं। आप आसपास के लोगों को देखते हैं, आप ये देखते हैं उसमें से कौन आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है, कौन आपके जैसा है, किसके साथ आप मिलकर के दोस्ती कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। शायद ये सब चीज़ें इस आदमी की लाइफ में नहीं आई क्योंकि ये फुल टाइम इंटरनल सेज था। इसको हम लोग ज़ुनोंगा में कहते हैं टेम्पेस्ट। 24 घंटे उसके माइंड में अपने ही माइंड की ऑब्जर्वेशन, क्लेंसिंग चलती थी। गुरु ने इसको देखा और खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। बुलाया नहीं, उसको ये नहीं कहा कि आज से तुम यहाँ के गुरु हो। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा होता है ना, जैसे कहीं फूल होता है, मधुमक्खी वहाँ पहुँच जाती है। जहाँ कहीं चीनी होती है वहाँ चींटियाँ अपने आप आ जाती हैं। तो जहाँ रोशनी होती है वहाँ पर सीकर आ जाते हैं। अगर मन में कुछ विचार चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, अपने आप कम नहीं होंगे, किसी वजह से चल रहे हैं। बहुत गहरे में कुछ चाहते हैं आप, और लाइफ चाहने से नहीं मिलती। जैसे हमने कल पढ़ा, ये फिजिकल वर्ल्ड 3 चीज़ों से बनी है, 3 गुणों से, सत्व, रजस और तमस। और इन्हीं तीनों गुणों के इंटरेक्शन की वजह से हमारे माइंड में इंटेलिजेंस, इमोशन और सेंस ऑफ वाइटैलिटी, इन तीनों के आपस में टकराने की वजह से अलग अलग लेवल की, अलग अलग त्वरा की डिज़ायर्स पैदा होती हैं। बहुत बार तो ये डिज़ायर्स सिंपल होती हैं, हम उसको पूरा कर पाते हैं तो हम सुकून में होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड होती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो खालीपन महसूस होता है। एक ही चीज़ भर सकती है आपको। इन विचारों को ख़त्म करने के लिए कुछ मत करिए। इन विचारों को समझने के लिए, क्योंकि जब तक ये विचार रहेंगे तब तक आप क्रिएशन को, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट को समझ नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, डिवाइन फ्रैगमेंट क्रिएशन का हिस्सा है। और क्रिएशन कैसे बनी? थियोरी नहीं है ये इमेजिनेशन नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपको जब मन शांत हो जाता है तब चीज़ें दिखना शुरू होती हैं। विचारों वाला मन ऐसा है जैसे आंखों से आप कोई बहुत बारीक चीज़, बहुत छोटी चीज़, कोई बहुत महीन लिखा हुआ किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। या जैसे कोई आदमी किसी चीज़ को देखे। मैं सोचता हूँ कि वो डॉक्टर्स जिन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप बनाया होगा या टेलीस्कोप बनाया होगा, उनको क्यों ऐसा लगा कि उनकी आंखें कम हैं, उनको और बारीक देखना है? ऐसा क्यों लगा होगा? खैर, बनाया।
और फिर उसी माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ लोगों ने शरीर से खून निकाल के उसके अलग अलग कणों को देखा, उनको पहचाना, तो उनको नाम दिया। उनको वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स में भी अलग अलग टाइप के सेल्स, उसमें फिर अलग अलग बीमारियों के डिफरेंसेस को पहचाना। तो जब तक आप अपने ब्रेन में अपने थॉट्स को माइक्रोस्कोपिकली नहीं देखना चाहते, नहीं पहचानना चाहते, तब तक उनकी इंटेंसिटी रत्ती भर भी कम नहीं होती, क्योंकि आपके विचार आपके ब्लड की तरह हैं। वो आपको आपके बारे में कुछ न कुछ बताना चाहते हैं। और जब आप अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं तो उनके सोर्स पर पहुंचेंगे आप। हमारे सारे विचारों का सोर्स है, क्या है? क्लैरिटी। हम कुछ न कुछ समझते हैं, हम चाहे गलत ही समझते हो, लेकिन कुछ न कुछ समझते हैं। लेकिन जब आप एक एक विचार को ध्यान से ट्रेस कर पाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ है, कहाँ पर आपने गलती की है। अभी परसों श्रीश मेरे पास एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर आए, कुछ अलजेब्रा का था, x+5 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू x+8 अपॉन समथिंग करके। तो उसमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने वो सवाल हल कर दिया और फाइनली आंसर लिख कर दे दिया कि उसका आंसर 8 है। लेकिन उनकी किताब में उसका आंसर 2 था। मैंने लिखा था x इज इक्वल टू 8 और उनकी किताब में जो पीछे आंसर लिखा होता है वो लिखा था x इज इक्वल टू 2। मैंने 2-3 बार अपना क्वेश्चन को चेक किया और फिर फाइनली मैंने शीश को बोल दिया कि तुम्हारी किताब में जो आंसर लिखा है वो गलत है, मैंने जो लिखा है वो सही है। लेकिन उसके बाद शीश ने एक क्वेश्चन आंसर शीट लेकर आए थे जिसमें उसको हल किया गया था। फिर मैंने एक एक स्टेप को उससे अपने वाले को टैली किया और मैंने इतनी सिली मिस्टेक की थी। मैंने जहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करना चाहिए था 3 से, 15 होना चाहिए था, मैंने उसको 5 को मल्टीप्लाई कर दिया था 5 से, मैंने 25 कर दिया था। जहाँ पर 15 होना चाहिए वहाँ पर 25 कर दिया। ये सिली मिस्टेक था, लेकिन ये मैंने मिस किया था। ऐसे ही जब हम लोग अपने थॉट्स को देखते हैं तो कहाँ मिस कर गए हमारे थॉट्स वो बताते हैं। और एक बार वो मिस्टेक पकड़ में आती है, उसके बाद वो थॉट्स का चीखना बंद हो जाता है। यही तो कहानी है आपके भूत प्रेतों की। आपके विचार, आपके भूत प्रेतों जो स्टोरीज हैं भूत प्रेत की, कि अधूरी इच्छाएं नहीं पूरी हुई हैं इसलिए वो भूत बन गए हैं, आपके विचार वही हैं। आपको कुछ बताना चाहती हैं, आधी अधूरी चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन आप उनको देख नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन विचारों को देखने का एक पर्पस है। हम अपने माइंड को क्यों समझना चाहें? क्योंकि नॉर्मल लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, खाना पीना मौज है, थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ लिया, नौकरी वोकरी मिल गई, शादी हो गई, सेक्स चल रहा है, बच्चे हो गए, सब कुछ सोसाइटी के हिसाब से परफेक्ट चल रहा है। तो क्या ज़रूरत है अपने माइंड को इतना ध्यान से देखने की? ज़रूरत है तब जब आपको ये कीड़ा लग जाए कि क्या यार सही में हम लोग सही में आत्मन हैं? क्या हमारे अंदर में कोई ऐसा एलिमेंट है जो मरता नहीं है? इस पॉइंट को अगर आप समझना चाहते हैं, जैसे एक डॉक्टर ब्लड को समझना चाहता है मरीज के लिए, बीमारी को समझने के लिए, या एक आदमी जो अंतरिक्ष में टेलीस्कोप से देखता है, मैथमेटिशियन नंबरों को देखता है, समझता है, जब ऐसे आप अपने आत्मन को समझना चाहेंगे, उसके लक्षण को, तब आपको ढेर सारा अवेयरनेस की ज़रूरत भी पड़ेगी और इकट्ठा भी होते जाएगा। इसलिए अगर आप जेन्युइन हैं अपने खोज में, अपने आप को जानने के लिए, अगर जेन्युइनिटी है, ईमानदारी है, तो विचारों को दबाने की कोशिश मत करिए, उनको पहचानने की कोशिश करिए, उनके पीछे की कहानी सुनने की और समझने की कोशिश करिए। अब तक हम लोग जिस तरह से भी स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करते रहे हैं,
कि हम ऑब्जर्व करें और विचार शांत हो जाएंगे, वो गलत है। ऑब्जर्व करने से विचार शांत नहीं होते। ऑब्जर्व करने से विचार समझ में आ जाते हैं और इसलिए उनको चीखने की, रिपीट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके। कम से कम हफ्ते 10 दिन तक ट्राई करिएगा। ये पूरा एक विज्ञान है। अगर मेरे कांटेक्ट में जिनुंगा नहीं आता तो मैं गलत तरीके यूज़ करता रहता। आप भी मोस्ट इनवाइटेड हैं जिनुंगा में ज्वाइन करने के लिए। और अगर फिजिकली अटेंड करना है तो जिनुविले बनवाइए। आप बनवाएंगे तो हम आपको इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। चिंता मत करिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं पर्याप्त तो आपके बजट के हिसाब से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। गुड नाइट।